दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में अभी संक्रमित मरीजों की संख्या 22,71,013 पहुंच गई है। उसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 6,41,522 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 15,83,641 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 45,383 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 5,24,513 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 3,02,815 मामले हो गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 2,35,525 मामले हो गए हैं, जबकि कर्नाटक में 1,82,354 और दिल्ली में 1,46,134 मामले और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 1,26,722 मामले हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी संकट पर मंथन, 10 राज्यों के सीएम संग पीएम मोदी की चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि देश में तमाम उपायों के बावजूद महामारी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक कर रहे हैं। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बैठक में महामारी प्रभावित पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 बजे इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों में महामारी के हालात की जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के चलते उपजे हालात से निपटने को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इसमें कई राज्यों के कामों की पीएम मोदी ने तारीफ की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी का रोजगार मंत्र, कहा कि शहरों के लिए मनरेगा जैसी योजना और पूरे देश में न्याय लागू किया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार ही केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। राहुल गांधी देश में बढ़ते महामारी संक्रमण और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर लगातार ही तंज कस रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीच राहुल ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के मकसद के लिए मनरेगा जैसी योजना और पूरे देश में गरीबों के लिए न्याय लागू करने की जरूरत है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय का वादा किया था और कहा था कि सत्ता में आने पर वह 5 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देगी। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि शहर में बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देश भर के गरीबों के लिए न्याय लागू करना आवश्यक है। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही फायदेमंद रहेगा। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया, क्या सूट बूट और लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी? और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अगर आपके खाते में नहीं आए हैं 2-2 हजार रुपए तो इस नंबर पर करें फोन, तुरंत खाते में ट्रांसफर होगा पैसा। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार को किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त जारी कर दी है। अगर आपके खाते में भी अभी तक पैसा नहीं आया है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक नंबर पर कॉल करना होगा और वहां आपको अपनी डिटेल्स देनी होगी। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको आपके सम्मान निधि खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 8.55 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 6ठा किस्त 2-2 हजार रुपए भेज दिया है। अगर किसी को नहीं मिला है तो उसको तत्काल ही कदम उठाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर पीएम किसान टोल फ्री नंबर 180011555266 पर आप कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। अगर सब कुछ करने के बाद भी आपके खाते में पैसा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ तो आपको अपने लेखापाल या फिर जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करना होगा। अगर यहाँ भी बात नहीं बनती है तो आप सीधे कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों सरकार द्वारा आम लोगों के लिए कई सारी योजनाएं हैं, परंतु जानकारी के अभाव में आम लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। क्या आप भी किसान हैं और आपके खाते में अभी तक इसका पैसा नहीं आया है तो तुरंत इन नंबरों पर कॉल करके पता कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखने पर नहीं मिलता है ज्यादा ब्याज। जानिए क्या क्या होते हैं इसके नुकसान। दोस्तों क्या आपके पास भी 2 बैंक अकाउंट है? क्या आपने भी कई बैंकों में अपना खाता खुलवाया है? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाने से ज्यादा नुकसान हो सकता है। आप अपनी गाढ़ी कमाई के साथ हाथ धो रहे हैं। खासकर प्रोफेशनल को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दरअसल नौकरी पेशा अपने करियर में कई बार कंपनी बदलते हैं। कंपनी बदलने के दौरान सैलरी के लिए नए नए बैंक खाते भी खोले जाते हैं। नए खाते खोलना और पुराना खाता बंद नहीं होता है। एक दिन पता चलता है कि किसी एक खाते से धोखाधड़ी हो गई।
ऐसा किसी एक के साथ हो सकता है। अगर आपका भी एक से ज्यादा खाता है और वे निष्क्रिय हो गया है तो उसे बंद करा दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट होने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अपने हर अकाउंट को मेंटेन करने के लिए उसमें राशि का एक अमाउंट रखना होता है, यानी एक से ज्यादा अकाउंट होने से आपका बड़ा अमाउंट तो बैंक में ही फंस जाएगा। उस राशि पर आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5% ही सालाना रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर सेविंग अकाउंट में पैसे रखने के बजाय दूसरी योजनाओं में लगा दें तो आपको सालाना रिटर्न के तौर पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि कई अकाउंट होने से आपको सालाना मेंटेनेंस फीस और सर्विस चार्ज देना होता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अलावा अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए भी बैंक आपसे चार्ज करता है, तो यहाँ भी आपको काफी पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि किसी भी सैलरी अकाउंट में 3 महीने तक सैलरी नहीं आने से वो सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। सेविंग अकाउंट में तब्दील होने से खाते को लेकर बैंक के नियम बदल जाते हैं, फिर बैंक उसे सेविंग अकाउंट के रूप में ट्रीट करता है और बैंक के नियम के मुताबिक सेविंग अकाउंट में एक न्यूनतम राशि मेंटेन करनी जरूरी होती है। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है और आपके खाते में से जमा रकम से बैंक पैसा काट सकता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 30 सितंबर से पहले पूरा कर लें ये काम, वरना लग सकती है पेनल्टी। दोस्तों आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को भारी जुर्माना से बचने के लिए 30 सितंबर से पहले अपने APY खाते को नियमित करना जरूरी है। महामारी के दौरान कुछ राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने जून 2020 तक अटल पेंशन योजना यानी कि APY योगदान के लिए ऑटो डेबिट सुविधा को निलंबित कर दिया था, जबकि ऑटो डेबिट सुविधा 1 जुलाई से फिर शुरू कर दी गई है। ग्राहकों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि पेनल्टी से बचने के लिए उनके APY खाते को रेगुलराइज करें। आपको बता दें कि जो लोग बकाया योगदान का पेमेंट करने में सफल नहीं होते हैं और 30 सितंबर तक अपने खाते को नियमित नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। जैसा कि अप्रैल की दूसरी छमाही में ऑटो डेबिट का निलंबन शुरू हो गया था। कई ग्राहकों ने पहले से ही अपने योगदान का पेमेंट किया होगा और उन्हें अपने अकाउंट को नियमित करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर के लिए ऑटो डेबिट सुविधा फिर से शुरू हो गई है। आपके अकाउंट में कोई योगदान नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जो APY की ओर से तिमाही या अर्धवार्षिक योगदान करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के स्टेटमेंट देखने के बाद अगर पता चले कि 1 जुलाई के बाद से कोई भी किस्त ऑटो डेबिट नहीं हुई है तो तुरंत अपने बैंक से सलाह मशवरा करें और अपना APY अकाउंट नियमित कराने के लिए कहें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि छोटे दुकानदारों के लिए सरकार ने बनाया है बड़ा प्लान। जानिए क्या होगा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि छोटे दुकानदारों का बिजनेस आसान करने के लिए लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME मंत्री नितिन गडकरी ने जबरदस्त प्लान तैयार किया है। उनके मुताबिक सरकार भूमि बैंक और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने पर काम कर रही है ताकि लोगों को छोटी दुकानों और कारोबारों को चलाने में मदद की जा सके। आपको बता दें कि उद्योग मंडल यानी कि फिक्की की कर्नाटक इकाई के एक ऑनलाइन MSME सम्मेलन में गडकरी ने कहा कि हमें भारत का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने और आयात यानी कि इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने को लेकर सोचना है। चीन के निर्यात के बारे में गडकरी ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था का कुल 30% विनिर्माण चीन में होता है। करीबन 10 ऐसी बड़ी निर्यात श्रेणियां हैं जो कुल निर्यात से 70% हिस्सेदारी रखती है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी शामिल है। आपको बता दें कि लेकिन अब समय गया कि हम उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां हम आयात कम कर सकते हैं। हमें सोचना होगा कि अपने MSME को कैसे विकसित कर सकते हैं जिसका लाभ दुनिया की मौजूदा आर्थिक स्थिति में उठाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि वेबिनार में मंत्री ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए हमें एग्रीकल्चर, एग्री प्रोसेसिंग, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने की सोचना होगा। हमें भूमि बैंक और वित्तीय संस्थान बनाने पर भी विचार करना होगा। ये छोटी दुकानें या कारोबार चलाने वाले उद्यमियों के लिए एक बड़ा मददगार होगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी से मुकाबला जीत रही है दिल्ली, 90% के पार हुआ रिकवरी रेट। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली में हालात नियंत्रित बताए जा रहे हैं। राजधानी में महामारी रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। वहीं संक्रमण दर 5.73% है। आपको बता दें कि जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रिकवरी रेट 90.09% है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 7.08% है। महामारी से दम तोड़ने वालों का दर 2.82% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 707 नए मामले सामने आए। अब कुल मामले 1,46,134 हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 20 मरीजों ने दम तोड़ा है। अब तक महामारी से कुल 4,131 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं महामारी से कुल 1,31,657 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में अब तक कुल 12,04,405 टेस्ट हुए हैं।
और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि बिहार में बाढ़, कई ट्रेनें डाइवर्ट और बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल स्थित हायाघाट थलवारा रेलवे स्टेशन के बीच बाढ़ का जल स्तर बढ़ने से कई ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं, जबकि 4 ट्रेनें रास्ते में ही टर्मिनेट और ओरिजिनेट कर दी जाएंगी। इससे हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि 11 अगस्त को दरभंगा से प्रस्थान करने वाली 02565 दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी। आपको बता दें कि 10 अगस्त को नई दिल्ली से प्रस्थान करने वाली 02566 नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी दरभंगा के रास्ते चलेगी। इसी में 9 अगस्त को अहमदाबाद से प्रस्थान करने वाली 09165 अहमदाबाद दरभंगा स्पेशल मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी दरभंगा के रास्ते रवाना की जाएगी। इसमें 12 अगस्त को दरभंगा से प्रस्थान करने वाली 09166 दरभंगा अहमदाबाद स्पेशल दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी के केस 2 करोड़ के पार, लेकिन WHO के बयान से जगी है उम्मीद। दोस्तों आपको बता दें कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कहा कि महामारी से मुकाबला अभी उम्मीद की किरण बाकी है। WHO का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पूरी दुनिया में महामारी संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इस महामारी की चपेट में आने वाले अब तक 7.5 लाख लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि WHO के निदेशक ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग काफी दुखी हैं। पूरी दुनिया के लिए ये बड़ा मुश्किल समय है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे पास अभी भी उम्मीदें बाकी हैं। फिर चाहे वो कोई भी देश या क्षेत्र या शहर या कोई भी कस्बा ही क्यों ना हो, महामारी को रोकने में अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्पेन, इटली और ब्रिटेन जैसे उन देशों ने भी वापसी की है जिन्हें महामारी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित देशों में नए मामलों की दर में गिरावट उनके नेताओं द्वारा उठाए गए मजबूत और सटीक कदम का परिणाम है। उन्होंने घर में रहना, मास्क पहनने जैसे कई सख्त कदम उठाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिसंबर तक भारत को मिल जाएगी महामारी वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO का बड़ा दावा। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी की वैक्सीन का ट्रायल जारी है। इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदर पूनावाला का कहना है कि देश को इस साल के अंत तक महामारी की वैक्सीन मिल जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ वैक्सीन उत्पादन का करार किया है। दोस्तों आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में पूनेवाला ने कहा कि उनकी कंपनी दिसंबर की शुरुआत में महामारी वैक्सीन को लॉन्च करेगी। पूनेवाला ने कहा कि हम 2 हफ्ते के अंदर वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं। ये ट्रायल ICMR के साथ साझेदारी में किया जाएगा। हम अगस्त के अंत तक वैक्सीन बनाने का काम भी शुरू कर देंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि कोलकाता में महामारी के मरीजों के इलाज में कारगर साबित हो रही है प्लाज्मा थेरेपी। दोस्तों आपको बता दें कि सिटी ऑफ जॉय चिकित्सा के क्षेत्र में एक और मिसाल कायम कर रहा है। कोलकाता में महामारी के मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है। महानगर में अब तक महामारी के जितने भी मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया, उनमें से ज्यादातर मामलों में अच्छे नतीजे देखने को मिले। बेलियाघाटा ID अस्पताल में इस समय प्रयोगात्मक तौर पर प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता में पिछले 2 महीने से प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इसको लेकर अनुसंधानकर्ताओं ने जो प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें अच्छी सफलता मिलने का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के पास जमा किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिन मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, उनमें अब तक कोई भी नकारात्मक असर देखने को नहीं मिला। उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई और उनकी वेंटिलेशन की जरूरत भी दूसरे मरीजों की तुलना में कम रही। और इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन, प्रशासन ने शुरू की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के साथ अब जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन की तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक बड़ी आबादी वाले नगर पंचायतों में लॉकडाउन से संक्रमण को रोकने में खास मदद मिलेगी, इसलिए इसकी विस्तृत रणनीति तैयार की जा रही है। जिला प्रशासन उन इलाकों को चिन्हित कर रहा है जहां पर संक्रमण के मामले ज्यादा मिल रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल जिला प्रशासन शहरी क्षेत्र के भीड़भाड़ और अधिकाधिक आबादी वाले कैंट, कोतवाली, राजघाट, शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में एक सप्ताह का लॉकडाउन करके संक्रमण फैलने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। लॉकडाउन वाले क्षेत्रों में दुकानों समेत सभी तरह के प्रतिष्ठानों को बंद करके आम जनता का आवागमन प्रतिबंधित करके सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसके अलावा बीमार, वृद्ध और संदिग्ध लोगों की सैंपलिंग भी कराई जा रही है। दुकानों के बंद रहने से सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। साथ ही जिनमें संक्रमण के मामले पाए जा रहे हैं, उन्हें भी समय से भर्ती कराने से संक्रमण फैलने का खतरा भी कम होता जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि यहाँ खुलेगी गधी के दूध की डेयरी। 7,000 रुपए प्रति लीटर के दूध में छिपे हैं कई फायदे। दोस्तों आपने आज तक गाय, भैंस, बकरी और ऊंट के दूध का उपयोग और इसके बारे में सुना होगा, लेकिन देश में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको हैरानी में डाल देगा। दरअसल आपने आज तक गाय या भैंस की डेयरी देखी होगी, लेकिन अब आप बहुत ही
ही जल्द गधी के दूध की डेयरी भी देख सकेंगे। आपको बता दें कि देश में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यानी कि NRCE हिसार में गधी के दूध की डेयरी शुरू करने जा रहा है। NRCE हिसार में हलारी नस्ल की गधी के दूध की डेयरी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए NRCE ने 10 हलारी नस्ल की गधियों को पहले ही मंगा लिया था। फिलहाल इनकी ब्रीडिंग की जा रही है। डेयरी शुरू करने के लिए NRCE हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र और करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की भी मदद ले रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ घंटे तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि राजस्थान और पश्चिमी यूपी में गरज के बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में 12 अगस्त तक, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में 14 अगस्त तक बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल के तटीय हिस्सों में बारिश का अनुमान है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।